अपवर्तन के प्रयोग के अपवर्तन की कुछ घटनाओं के अंदर अपन ने पहली घटना जो पढ़ी थी वो कौन सी थी? सूर्य उदय का पूर्व दिखाई देना और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना। सिक्के का पानी में डूबे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में डूबी कोई पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ये सारे एग्जाम्पल किसके? आपके प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है। अब उसमें एक लास्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, और वो क्या है आपका? पार्श्विक विस्थापन। जैसे मान लो कि एक ग्लास की स्लैब है, ये ग्लास की स्लैब है, और मान लो कि यहां पर कोई वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश कैसा आना चाहिए? ऐसा आएगा प्रकाश, ये प्रकाश आया, और ये इसके ऊपर क्या है आपका? आपतन कोण। अब यह है विरल माध्यम और ये क्या है? सघन माध्यम है। जब प्रकाश से किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यह अभिलंब की ओर मुड़ी ऐसे। अब देखो इसका मूल पथ कौन सा था पहले बताओ। इसका मूल पथ था ये वाला, और यहां से ये ऐसा हुई। अब वापस क्या होगा? इसका अभिलंब बना लेते हैं। अब प्रकाश जब यहां से बाहर निकलेगा, ये माध्यम कौन सा है? सघन, और ये कौन सा है? विरल। अभिलंब से दूर हटेगी, तो प्रकाश से अभिलंब से दूर हटी। जब अभिलंब से दूर हटी तो ये वो ऐसे निकली। अब ढंग से देखो, प्रकाश इस दिशा में रहा था और अब प्रकाश इस दिशा से आ रहा है, यानी जो वस्तु आपको यहां दिखाई देनी चाहिए थी वो वस्तु आपको अब यहां दिखाई देगी। यानी हुआ क्या? उसका विस्थापन हो गया वस्तु का, और इसी विस्थापन को अपन बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ये जो डी दूरी है, इसी डी दूरी को अपन क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन। और ये जो पार्श्विक विस्थापन है, यह निर्भर करेगा कि आपने जो ये कांच की स्लैब ली है उसकी मोटाई कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, और इसका एक आपका क्रियाकलाप भी है। क्या है आपके? एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी भी है, माइनर एक्टिविटी। देखो मैंने पहले बताया रखा आपको कि आपके प्रयोग में, प्रैक्टिकल के अंदर, पेपर मेन एग्जाम में क्या आता है? एक वृहद प्रयोग आएगा, एक मेजर आएगा, और दो क्या आएंगे? माइनर आएंगे। वापस एक बार आइडिया दे देता हूं। देखो इधर आपके मेजर के अंदर क्या होता है? मेजर में दो होते हैं, एक होता है सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए से लगभग 5 या 6 प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, और सेक्शन बी से भी कितने प्रैक्टिकल कराए जाते हैं? 6। संख्या तो ज्यादा होती है, लेकिन 6 करवाए, मतलब कम से कम 6 कराए जाने अनिवार्य है। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। टोटल आपकी कॉपी के अंदर 12 वृहद प्रयोग होते हैं, और उसमें से आपको एक मिलता है। कितना मिलता है आपको? एक, केवल एक मिलता है वृहद प्रयोग करने के लिए। अब वृहद प्रयोगों में कौन कौन से प्रयोग हैं, मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं आपको। एक था विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, करवाया था ना, ये आपके वृहद प्रयोग में। एक था आपके विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ये भी किसमें? आपके वृहद प्रयोग। तो ऐसे प्रयोग जो है क्या कहलाएंगे? आपके वृहद प्रयोग कहलाएंगे। वो आपको एक मिलेगा लॉटरी सिस्टम से। लॉटरी सिस्टम मतलब टोटल 20 प्रैक्टिकल की कॉपी आपके सामने पड़ी होगी, आपको उसमें से कॉपी उठानी होती है, मतलब सिस्टम ये कहता है। इसके बाद में आते हैं, ये तो हो गया आपके कौन से? वृहद प्रयोग की कहानी। ऐसे ही होती है आपके पास एक्टिविटी, क्रियाकलाप। वापस ऐसे ही क्रियाकलाप जो है वो बेसिकली अपन 6 करवाते हैं। सेक्शन ए से 6 और सेक्शन बी से भी 6 करवाते हैं। आपको सेक्शन ए से 1 मिलेगा और सेक्शन बी से भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ में आई मेरी बात? तो मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? क्रियाकलाप की बात कर रहा हूं। तो उसमें एक क्रियाकलाप कौन सा है कि पार्श्विक विस्थापन देखना है आपको। क्या देखना है? पार्श्विक विस्थापन की एक कांच की स्लैब है। क्या है? एक कांच की स्लैब, और उसकी सहायता से आपको ये देखना है कि पार्श्विक विस्थापन जो है
वो किस पर निर्भर कर रहा है? उस स्लेब की मोटाई पर। बस क्रियाकलाप देखना होता है, ठीक है। चल मिटा देते हैं, तो इसका कोई रोल है नहीं अपने। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियम की। तो अपवर्तन के नियम पढ़ने से पहले छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं अलग से, और वो क्या है आपका? अपवर्तनांक। क्या है बेटा आपका? अपवर्तनांक। कोई खिड़की खुली है तो बंद कर दो ना, देख लो कोई खिड़कियां खुली है, पर्दे खुले हैं तो कर दो, है ना। देखो अपवर्तनांक क्या होता है, तो मैं कहूँगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है बेटा आपका? अलग अलग होता है, ठीक है। और दोनों माध्यमों में जो प्रकाश का वेग का जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। और ये हमेशा क्या होता है आपका? नियत होगा। दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? अपन अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करा, ये प्रथम माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, और प्रकाश जो है वो इस तरह से गया है। अभी इस समय ध्यान ना दिया जाए कि कौन सा विरल है और कौन सा सघन है, बस अपवर्तन होना चाहिए कि सर मुड़ा है तो ये क्या विरल है या सघन है, नहीं, मैं इस बात पर कोई जोर नहीं देना, अभी सिर्फ अपवर्तनांक को समझना है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से किसमें गया आपका? दूसरे माध्यम में गया है, तो अपवर्तनांक किस तरह से परिभाषित होगा, ध्यान देना यहां पर। तो लिखा जाएगा अपवर्तनांक n से लिखूंगा इसको मैं, किस माध्यम से? पहले माध्यम से, तो पहला माध्यम। किस माध्यम में? दूसरे माध्यम में, तो ये दूसरे माध्यम, ऐसे लिखा जाएगा। और यहां वे कितना था? v1, और यहां वे कितना था? v2, तो ये आ जाएगा v1/v2। ये है अपवर्तनांक, ठीक है। अब अपवर्तनांक जो है वो कितने प्रकार का होता है आपका? दो प्रकार का। पहला प्रकार है आपका आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या है आपका? आपेक्षिक अपवर्तनांक। जो अभी बताया था वो कौन सा अपवर्तनांक था? वो आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक ही था। जैसे माध्यम एक के सापेक्ष इसको लिखा ही जाएगा, जैसे प्रकाश एक से किस में गया आपका? दूसरे में गया है, तो ये आपेक्षिक अपवर्तनांक लिखा जाएगा। माध्यम एक के प्रारंभ कहां से हुआ? एक से, किस में आया? दो में, तो ये लिखा जाएगा माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का क्या? अपवर्तनांक। और वो लिखा जाएगा n1। ये भी लिख सकते हो, तो अलग अलग नोटेशन से सुनना है, n2 1, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। इनमें से कोई भी मिल सकता है आपको, सारों का मतलब एक ही है, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम
2 का अपवर्तनांक। ठीक है, यदि प्रकाश ऐसे आता, जैसे यहां पर है पानी और ये है आपके पास ग्लास, तो पानी अभी किससे किस में आया है? पानी से किस में आया? पानी ग्लास में। कैसे? अपवर्तन तो हुआ ही नहीं, मैंने कहा उस पर ध्यान नहीं देना है। आया किससे है? पानी से कांच में आया है, तो क्या अपवर्तनांक लिखा जाएगा यहां पर? अपवर्तनांक किसका बेटा? ग्लास का। किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष। और वो होगा आपका VW अपॉन VG। इस पर भी बहुत बार न्यूमेरिकल आया हुआ है, सिंपल फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आया हुआ। जैसे यहां पर है ग्लास और यहां पर क्या है आपका? पानी, और प्रकाश आया और उसका क्या हुआ है? अपवर्तन हुआ है। तो अपवर्तनांक किसका भाई? तो पानी का। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। वो कितना जाएगा आपका? VG अपॉन VW। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? चलो आगे चलते हैं। दूसरा जो अपवर्तनांक है वो है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब आपका माध्यम मतलब प्रथम माध्यम क्या हो आपका? निर्वात। जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तनांक को आप क्या कहते हो? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। और ऐसा नहीं कि मैंने ये मना किया कि आप लिख नहीं सकते, आप चाहो तो लिख सकते हो नोट्स को मेरे साथ साथ, लेकिन आपका ध्यान पूरा हो। यहाँ होता क्या है कि पढ़ते हो तो ध्यान तुम्हारा लिखने में चला जाता है, तो तुम्हारी चॉइस है। ये तुम्हारा लिखा हुआ है तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, और नहीं लिखा हुआ है घर पर लिखने में जोर आ रहा है, आप साथ साथ में लिख सकते हो, बोले मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब बात करते हैं, देखो इधर, जैसे प्रकाश यहां तो क्या है? निर्वात, और प्रकाश गया है पहले माध्यम में ऐसे। ठीक है, यहां क्या है बेटा आपका? निर्वात। ऐसे ही यहां है निर्वात है, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? वो निर्वात। और प्रकाश किस में गया आपका? दूसरे माध्यम। जैसे यहां निर्वात था और यहां पर है पानी, प्रकाश किस में गया है? पानी में गया। या प्रकाश जो है वो किस में गया आपका? कांच में गया। ऐसे। तो देखो इधर बोर्ड पे इसका अपवर्तनांक क्या लिखा जाएगा? ये है अपवर्तनांक किसका? माध्यम 1 का। इतना ही लिखा जाएगा, माध्यम 1 का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? तो निर्वात है, तो निर्वात मतलब कुछ नहीं, तो बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो अपवर्तनांक किसका? बस लिख दिया माध्यम 1 का अपवर्तनांक, और उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? C बट्टा यहां V1, तो ये V1, क्योंकि पहला माध्यम क्या था आपका? निर्वात से V1 में। भाई ये तो था रूल था अपना कि पहले माध्यम में 1 बट्टा दूसरे माध्यम में V, वही लिखा है यहां पर। याद देखो, मुझे N2 लिखना है, यहां निर्वात से किसमें आया? 2 में, तो लिख दिया C बट्टा V2। ऐसे यहां बताओ, निर्वात से किसमें आया? पानी में, तो देखो अपवर्तनांक किसका लिखा जाएगा? पानी का। म्यू भी मिल सकता है, ध्यान रखना। क्या मिल सकता है आपको? म्यू। बहुत बार या एनसीईआरटी में बहुत जगह क्या लिखा हुआ है? म्यू भी लिखा, तो म्यू भी अपवर्तनांक का नोटेशन होता है, और ये भी होता है। बोलो कितना आ जाएगा? C अपॉन VW।
ज्यादा मुश्किल है क्या? इसके लिए बताओ, एन ग्लास कितना आ जाएगा? C अपॉन VG। बैठ गई मेरी बात? अब एक लास्ट में एक संबंध है छोटा सा, वो मैं यहीं पे वो यहीं पे करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? देखो, जैसे NW है, ये आपका है NG। जब इस टर्म में बात कर लो या इनमें बात कर लो, दिमाग आपको लगाना अपना, ठीक है? देखो इधर NW कितना है बेटा? C अपॉन VW। और NG कितना है? C अपॉन VG। ठीक है? यह है आपेक्ष, यह है निरपेक्ष, और आपेक्षीय अपवर्तनांक में संबंध करा रहा हूं। अब इस किसी भी एक को दूसरे में भाग देके देख लो, किसमें किसकी इच्छा हो रही है आपको? एक में 2 का 2 या 2 में 1 में 2, जो इच्छा हो रही है, क्या करना बोलो? एक में 2 का भाग दे दो। चलो, एक में भाग दिया 2 का, तो क्या आएगा आपके पास? NW अपॉन NG। NW कितना बेटा? C अपॉन VW। और ये क्या आपका? C अपॉन VG। देखो C से C कैंसिल हो जाएगा। VG का आएगा बेटा आपका ऊपर, VG अपॉन VW। अब देखो VG अपॉन VW इसमें कहा है? ये रहा वो अपवर्तनांक आया ना? तो इसका मान लिखते हैं, देखो इधर समझा, इधर NGW, ये इसका फॉर्मूला क्या आया? VG अपॉन VW। और VG अपॉन VW किसके बराबर आया? NW अपॉन NG। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था यहां पे, ये आपको हमेशा परेशान करेगा। ये है वेग के टर्म में, और ये है निरपेक्ष अपवर्तनांक के टर्म में। देखो समझो, पकड़ो, ये है पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष, बराबर। तो इसका मतलब पहले समझो कि पानी कहां से, प्रकाश कहां से कहां आया? कांच से पानी में। तो कांच में वेग बटा पानी में वेग, ये वाली बात तो समझ में आ गई। लेकिन जब किसकी बात आए? अपवर्तनांक की, तो उसका क्या कर देंगे अपन? उल्टा कर देंगे, ठीक है? यानी कंक्लूजन सुनो, तो मैं कंक्लूजन क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कभी भी आपको ऐसा मिल जाए N21, क्या मिल जाए आपको? मतलब क्या, इसका बताओ। प्रकाश 1 से किस में आया है? 2 में। तो वेग के लिए तो क्या बोलोगे आप? V1 बट्टा V2। समझ आ गई मेरी बात? ये तो है वेग के लिए। और यदि मैं से लिख दूं N21, और मुझे लिखना है अपवर्तनांक के रूप में, निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? N2 अपॉन N1। ये बात समझ में आई कि नहीं? बस इतनी सी ध्यान रखनी बात। अजान चाहिए लाइन थोड़ी देर में आ जाएगी, ये याद रख जाएगी क्या? अब कुछ एक दो छोटे सवाल है जो ऐसे ही है, कर लेते हैं, उन्हीं को भी कर लेते हैं साथ साथ में। एक सवाल देखो, एक सवाल तो है कि आपको प्रूफ करना है। N21 इक्वल्स टू N21 इक्वल्स टू 1 अपॉन N12। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है? तो करते देखें, एक बार प्रूफ कर लें इसको। एक बार कैसे करेंगे, देखो इधर भाई, N21 कितना होता है बताओ जल्दी से? N2 अपॉन N1, सही है, बराबर। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो भी तो बात एक ही होगी। इसको सोल्व करो वापस, यही तो आएगा 1 अपॉन, अब बताओ N1 अपॉन N2 क्या था? N21। हाँ, N12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? प्रूफ हो गया? हाँ या ना? बैठ गई यहां तक बात? चलो एक और चीज, यह है पहला माध्यम, यह है दूसरा माध्यम, यह तीसरा माध्यम, और वापस क्या आ गया? ये पहला माध्यम आ गया।
प्रकाश पहले से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से पहले में जाएगा। तो इनके अपवर्तनांकों का संबंध बताना है। अपवर्तनांकों का 1 से किस में गया? 2। 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से वापस 1। उसमें मत जाओ कि ना वापस किया कौन सघन है कौन विरल है, फिर तो मेरे को परेशान कर दोगे आप। बात ये है, तो एक अपवर्तनांक तो यहां पर होगा N12। क्या होगा? लिख दें इसको N12। और N12 क्या लिख सकते हैं अपन? बोलो 1 से किस में गया? 2 में गया ना। बोलो क्या लिखूं मैं? सॉरी 1 से किस में गया? 2 से क्या लिखूंगा इसको मैं? N21 लिखूंगा। और वो क्या लिखूंगा मैं इसको? N2 अपॉन N1। सही है। फिर गया किससे? 2 से 3 में। क्या लिखूं इसको मैं? N3 सॉरी 2 से 3 में, तो 3 2 समझ में आई मेरी बात? याद है कितना आ जाएगा ये? N3 अपॉन N2। ये मैंने फर्स्ट राउंड में नहीं कराया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो करवा थ्योरी में होते हैं। 3 से किस में गया? 1। क्या लिखूं इसको मैं? 1 3 कितना आएगा आपका? N1 अपॉन N3। सही है। आपस में गुणा करके देखो इनको। आपस में क्या करो? इनको गुणा। यानी 1 को गुणा करो किससे? 2 से। गुणा करो किससे? 3 से। और आंसर निकाल के देखो। देखो N21 मल्टीप्लाई N32 मल्टीप्लाई N13। ठीक है। हाँ बताओ कितना आया? वापस देखो 1 आ रहा है क्या? नहीं आएगा? देखो एक बार ये लो। N2 बटा N1, N3 बटा N2 और N1 बटा N3। इधर देखो N2 से N3 से N1 से कितना आएगा आंसर? बात समझ आ गई क्या? ये कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो अपन डिस्कस कर ली अपवर्तनांक से संबंधित। अब आगे चलते हैं वापस, है ना। एक तो क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको? बहुत बार जो छोटी 10th में भी सवाल आया हुआ है, 11 12th में भी आया हुआ है। क्या आपको क्या करेंगे? आपको किसी माध्यम का वेग दे देंगे। क्या दे देंगे? किसी माध्यम का वेग, और उसका अपवर्तनांक पूछ लेंगे। आपको अपना अपवर्तनांक पूछे तो वो पक्का क्या पूछा गया है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या पूछा गया है? निरपेक्ष। ये बोला पानी में प्रकाश का वेग ये है, पानी का अपवर्तनांक बताओ, तो कैसे निकालोगे? तो पानी का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या था? C अपॉन VW। C आप पहले से जानते हो कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 8। और फिर जो वेग दिया वो वेग का अनुपात निकाल के दे दो। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है बेटा? अपवर्तनांक का मात्रक और विमा। अपवर्तनांक का मात्रक और विमा जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मैथ्स वालों को तो। और फॉर्मूला क्या है भाई? मात्रक और विमा कहां से निकालते हैं? फॉर्मूले से निकालना। फॉर्मूला कहां है? इतना पागल कैसे हो सकते हो तुम? हाँ बताओ। मीटर प्रति सेकंड बटा मीटर प्रति सेकंड। कुछ बचा क्या? तो ये क्या हो गया? मात्रकहीन। m0 L1 t -1 m0 L1 t -1। तो जब आपको पहली बार धीमा और मात्रक पढ़ाए थे तब उसमें एग्जाम्पल था कि अपवर्तनांक क्या होते हैं आपके? मात्रकहीन और विमाहीन होते हैं। तो मात्रक तो क्या बोलेंगे इसको? मात्रकहीन है ये, और विमा भी नहीं होती है, विमाहीन होता है ये। इसी तरह से आपेक्षिक घनत्व वो भी क्या होता है आपका? विमाहीन होता है। तो कुछ चीजें होती है जो क्या होती है आपकी? विमाहीन और मात्रकहीन होनी। इतना तो जवाब ना सीखो यार, हैं? क्या कर रहे हो? आगे चले आप। चलो ये टॉपिक खत्म हो गया, आगे चलते हैं। और है अपवर्तन के नियम। अब टॉपिक का नाम क्या आपका? अपवर्तन के नियम। बताओ अपवर्तन के नियम कौन बताएगा अभी?
दो ही नियम है कि तीन नियम है? तीन है। तो देखते हैं तीनों कौन से। पहला क्या था आपका भाई? आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या। ज्या मतलब साइन। साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या। साइन आर। यानी साइन आर का अनुपात सदैव क्या होता है बेटा आपका? सदैव नियत होता है तथा यह, मैं लिख तो सही रहा हूं ना, मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली यार थोड़ा। हाँ, तथा यह नहीं, यहां से नहीं दिख रहा। यह माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अर्थात क्या होगा ये? बोलेंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर अपवर्तनांक। अब मान लो माध्यम प्रकाश एक माध्यम से किसमें गया है? दूसरा माध्यम में गया है। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे बताओ? इसके साथ क्या लिख दूं मैं? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो क्या लिखूंगा मैं इसको? बराबर n2 बट्टा क्रॉस गुना करो। कितना आएगा बोलो जल्दी से? n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा पहला। दूसरा नियम की बात करें। दूसरा नियम क्या है बेटा? कि आपतित किरण दूसरा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब किसमें होते हैं बेटा? तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन इसी के साथ ही, परावर्तन में क्या हुआ प्रदीप? पढ़ाई पे ध्यान ना तेरा है? पढ़ाई पे ध्यान है ना? पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं लिख रहा हूं उसका मतलब नहीं तुम आप मजाक करो, हालत खराब कर दूंगा ये ध्यान नहीं पकड़े गए जिस दिन कि मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, मैं बोर्ड पे तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। ये मैं सिर्फ बोल भी सकता हूं और तुम्हें लिखने का भी कह सकता हूं। मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि आपका टाइम बचे और आप जो मैं लिख रहा हूं उसको यहीं पे याद करो। और ये आप सोचो कि मास्टर तो गेल है लिखन दे तू पहुंच भी ने आप बात कर ला, तो मैं ये वो तो तुम अपनी मौत बुला रहे हो। क्योंकि मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि हाफ से आने पहले तुम्हारा सिलेबस प्रॉपर कवर हो जाए, क्योंकि मार्क्स नहीं आए ना हाफ ईयरली में। तो सही बता रहा हूं मैं, क्या क्या बनाऊंगा तुम्हारे को तुम खुद समझ नहीं सकते हैं। कबूतर तीतरी सब बने होंगे, आप उड़ोगे ना, आप दूध खाओगे तो, है ना? तो सारी हेगड़ी निकलने वाली है तुम्हारी, नहीं तो याद कर लो। वो कहना कि मौका दिया था मैंने पूरा, जैसे परमाणु है नाभिक है, पूरा मौका दिया था आपको कि पूरा बोर्ड पे लिखा। आप तुम मना भी नहीं कर सकते कि यार आए नहीं थे, अब्सेंट थे, ये कोई चीज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो वो वाली चीज है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला तुम्हारा। कोई कहता नोट्स नहीं थे, कोई कहता ढंग से लिखा हुआ नहीं था, कॉपी में गलत लिखा हुआ था, याद नहीं कर पाए। याद भी मेरे साथ ही कर सकते थे, दूसरी चीज जरूरत ही नहीं है।
घर पे टाइम नहीं मिला, बुखार आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, यही याद करो ना हाथों हाथ सामने से। जितनी देर में मैं लिख रहा हूं ना यहां तक, उतनी देर में आदमी 4 बार पढ़ सकता है इस चीज को आराम से, और वो बहुत होता है 4 बार पढ़ा हुआ। तीसरा जो है वो, तीसरा क्या आपके पास, तीसरा देखो, परावर्तन और अपवर्तन में खास बात यही है, परावर्तन में वेग नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलती, और तरंग दैर्ध्य वो भी नहीं बदलती। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज साइड सुनो, कभी भी किसी भी अवस्था में आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? आवृत्ति प्रकाश का मूल गुण है, जहां से उत्पन्न हुई ना वहां का वो क्या है, मूल गुण है, कभी भी परिवर्तित। तो माध्यम बदलने से किस में परिवर्तन नहीं आएगा? आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सुन लिया अच्छे से कान खोल के, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन माध्यम बदलने से वेग बदलता है, और वेग बदलने से तरंग दैर्ध्य भी बदलती है। समझ में आया? पेपर में आया हुआ इसलिए क्या। चलो, तो एक और चीज लिखे यहां पर कि अपवर्तन में आवृत्ति नियत बनी रहती है, आवृत्ति नियत बनी रहती है, परंतु कौन बदलता है? परंतु तरंग दैर्ध्य व वेग में क्या होता है बेटा आपका? परिवर्तन होता है। ये दो चीजें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया आपका अपवर्तन के नियम। अब अपने कोर्स में क्या है आपके? गोलीय सतह से अपवर्तन। क्या है? गोलीय सतह से अपवर्तन। ठीक है, अगले पेज पे ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं अपन गोलीय सतह से अपवर्तन। गोलीय सतह से अपवर्तन। बोर्ड पे ध्यान देना भाई, इधर चित्र बनाता हूं, उधर लैंग्वेज लिख लूंगा, है ना। ये आपकी मान लो एक गोलीय सतह है, ये ठीक है। एक सेकंड, ये आपकी एक गोलीय सतह है जिसमें इधर माध्यम क्या आपका N1 और इधर माध्यम क्या आपका N2। तो लिख देते ये माध्यम N1 और ये माध्यम N2, और अलग से मैं लिख देता हूं कि जो N2 है वो ज्यादा है किससे? आपका N1 से। यानी ये माध्यम क्या आपका सघन और ये माध्यम क्या है विरल। और इसको निरूपित करने के लिए चाहो तो आप इस तरह से नोट भी कर सकते हो कि भाई ये वाला पार्ट है जो है वो का सघन माध्यम है, ये माध्यम सघन है, ठीक है। चलो, अब ये मुख्य अक्ष है, और ये यदि मैं काल्पनिक गोला मानूं ऐसे, तो इस काल्पनिक गोले का ये है आपका केंद्र वक्रता, केंद्र C, और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? R। अब प्रतिबिंब निर्माण करना है। मैं कहता हूं कि भाई यहां पर ये वस्तु है आपकी, ये वस्तु O, जो इस ध्रुव से कितनी दूरी पर है आपकी? U दूरी पर है। ध्रुव से कितनी दूरी पर है? U दूरी पर है। प्रतिबिंब निर्माण करना है तो कितनी किरणें चाहिए अपन को? 2। मैंने एक किरण सीधी भेजी ऐसे ऐसे, तो वो सीधी चली जाएगी ऐसे, इस तरह से सीधी चली जाएगी। हाँ हाँ बोलिए सर। नहीं पूछो ना, क्यों नहीं आए? हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी तो क्यों नहीं आए? सर मैं रिकॉर्डिंग हूँ यार, तो मेरे को आप अभी ले लो, अभी इंटरवल के बाद अपन डिस्कस कर लेंगे। वही रिकॉर्डिंग वापस मैं पॉज करके चालू करना पड़ेगा।
और इनका 12 वालों का येलो कर लीजिए। अरे इंटरवल में बाद में कर, मैं कहूँ अभी एक बार रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए उसके बाद कर लूंगा सारा। मैं आपको खुद, भेज दो फिर उनको एक बार। हाँ क्लास भेज दो, मैं आपको खुद आपके पास आ जाऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास। हाँ चलो, इसके बाद में एक किरण तो भेज दी, दूसरी आपकी इच्छा है जैसे भेज दो, जैसे ऐसे भेज दिया। अब नियम तो ये कहता है कि विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो पहले क्या चाहिए आपको? अभिलंब चाहिए। और अभिलंब बनाने का तरीका मैंने आपको शुरू से बता रखा है कि वक्रता केंद्र को उस बिंदु से मिला दो तो वो क्या बन जाएगा आपका? अभिलंब। ये बन गया आपका अभिलंब। थोड़ा रुकना पड़ेगा ना, इससे सही नहीं बनेगा, डॉट डॉट से बनाना पड़ेगा। ये बन गया आपका अभिलंब। समझ में आ गई आपको अच्छे से बात? और अभिलंब से जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे अपन? अभिलंब। और ये क्या है आपकी आपतित किरण के मध्य जो कोण बनेगा वो क्या होगा आपका? आपतन कोण आई। अब ये विरल माध्यम और ये क्या है? इसका मूल पद कौन सा है? इसका देखो मूल पद तो बेटा ये है, ये इसका मूल पद। लेकिन क्या होगा? इसको क्या करना पड़ेगा? मुड़ना पड़ेगा। मुड़ेगी ये, हाँ या ना? तो मुड़ेगी तो किधर आएगी? इधर आएगी ये मान लो मुड़ के इधर आएगी। पाथ इधर था और यहां से ये मुड़ के इधर आ गई। तो दोनों किरणें जहां काटी, एक किरण सीधी गई और एक ये जानी थी इधर, अपवर्तित होकर इधर आ गई। आपको पेन से करना, पेंसिल से करना पूरा, स्केल से, सॉरी। समझ में आई मेरी बात? थोड़ी सी देखो मेरी हल्की सी बैंड हो गई है ये, आपको ये काम नहीं करना है, नहीं पकड़े जाओगे आप। और यहाँ क्या प्रतिबिंब बनेगा आपका? आई। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है आपकी? तो ये दूरी बोल देता हूं मैं, है आपकी v। ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। वक्रता केंद्र हमेशा कितनी दूरी पर होता है आपके? r दूरी पर। तो ये हो गई आपकी r। प्रकाश किधर गया आपका? इधर। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक? ऐसी कोई चीज है जो समझ में नहीं है तो पहले बोलो, सही है? पेपर में सवाल कैसा आएगा? पेपर में सवाल यूं आएगा, एक गोलीय सतह चित्र बना हुआ आएगा, एक गोली सतह चित्रानुसार है जिसमें वस्तु कहां पर है? u दूरी पर है तथा प्रतिबिंब निर्माण v दूरी पर हो रहा है। अपवर्तनांक कितना है आपका? n, या n1 और n2। तो सिद्ध कीजिए, एक बटा v माइनस एक बटा u बराबर एक बटा r n2 माइनस n1 से डायरेक्टली आएगा लाइन, पूरी लैंग्वेज के साथ दिया हुआ आएगा। तो जो लैंग्वेज आपको याद नहीं है वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में क्या होगी? आधी तो दी हुई होगी, वहीं से कॉपी कर लेना, ठीक है? चलो, इस सतह को क्या नाम देते हैं अपन? ए बी नाम देते हैं गोल सतह को। चलो, तो लैंग्वेज लिख लेते हैं इसकी, जितनी लिख सकते हैं अपन। तो क्या दिख रही है? माना सतह तो नहीं मिट गया है? माना एक गोलीय सतह, एक गोलीय सतह कौन सी बेटा आपकी? ए बी। माना एक गोलीय सतह ए बी जिसमें जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी बेटा? जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तथा प्रकाश n1 माध्यम से, n1 या
प्रकाश एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 है से दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2, अब क्वेश्चन में साथ में ये लिख रहा हूं, n2 बड़ा है किससे आपका n1 से, अपवर्तनांक n2 है में क्या करता है बेटा आपका प्रवेश करता है। ठीक है, इसके साथ साथ लिख देते हैं चित्रानुसार वस्तु बिंदु O पर ध्रुव से कितनी दूरी पर है बेटा u दूरी पर है, u दूरी पर है तथा जिसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर v दूरी पर कौन सा है बेटा आपका I। बस ये लैंग्वेज मैंने कुछ नया नहीं लिखा, जो इसमें लिखा हुआ था उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बड़ा अब क्या करें आप बताओ। सबसे पहले एक तो हर बार रचना होती है, रचना में क्या होता है कि जो बिंदु होता है आपका m, ये वाला बिंदु m होता है, इस बिंदु से आप क्या खींचते हो, एक अभिलंब खींचते हो और इसको क्या नाम देते हो आप P डैश, और ये क्या होता है P। तो सबसे पहले रचना क्या करी आपने, तो आपने रचना करी बिंदु P से एक बिंदु से मुख्य अक्ष पर M से बिंदु M से मुख्य अक्ष पर कौन सी बेटा M P डैश अभिलंब की क्या करते हैं बेटा, रचना करते हैं। यहां तक क्लियर है बात। अब बताओ सबसे पहले क्या किया था अपन ने, तो ये एंगल I था और ये एंगल क्या था, देखो ये थी अपवर्तित किरण, क्या थी आपकी अपवर्तित किरण, और ये क्या आपका अभिलंब, तो ये कोण कितना हो गया आपका R, ये कोण क्या हो गया R, ये एंगल I है और ये कोण क्या आपका R है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, और मान लिया था ये एंगल कितना मान लिया था अपन ने अल्फा, ये एंगल क्या मान लिया था अपन ने डेल्टा, बीटा माना था, ये एंगल क्या माना था बीटा, और ये एंगल क्या मान लिया मैंने डेल्टा, ऐसे मन से मान लिया। सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लिया, M P डैश O है या ना, तो त्रिभुज M P डैश O में अल्फा के लिए क्या आएगा भाई, tan अल्फा, tan अल्फा कितना आएगा बेटा M P डैश अपॉन O P डैश, M P डैश अपॉन O P डैश, सही है। उसके बाद त्रिभुज ये ले रहे हैं M I P डैश, त्रिभुज M I P डैश में, सॉरी M P डैश I, मैंने गलत लिखा, क्यों लिखा कारण बता रहा हूं, हमेशा 90 वालों को बीच में लिखते हैं ना, क्या आएगा tan बीटा, और tan बीटा कितना है बताओ बेटा, वापस लंब बटा आधार, तो M P डैश अपॉन P डैश I, तथा नेक्स्ट तथा त्रिभुज कौन सा बेटा
एम पी डैश सी, त्रिभुज एम पी डैश सी में tan डेल्टा कितना आएगा? MP dash upon CP dash. वो कितना आएगा? MP dash upon CP एम पी डैश अपॉन पी डैश C. सी। यहां तक कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आता तो पहले बोल दो बेटा, देखो बाद में वापस, अब ये लास्ट राउंड चल रहा है, ये इसके बाद वापस राउंड नहीं होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे बेटा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? मैं लास्ट राउंड है ये किरण प्रकाश से का, उसके बाद में राउंड मेरे ही चलेंगे, तुम सिर्फ राउंड राउंड हो गए, फिर आगे मूड पीछे मूड, सुन लिया? हाँ चलो ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा तो बढ़िया चीज है। अब ये काम ना सीधा करना है, मैं इधर कर रहा हूँ क्योंकि नए पेज पे नहीं जाना चाह रहा था जल्दी, ठीक है? चलो अब देखो इधर, अब सबसे पहले उठाते हैं अपन स्नेल का नियम। क्या उठा रहे हैं अपन? या चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि देखो यहां पर बात करें, ये आंतरिक, ये कौन है? बहिष कौन है? और ये दो कौन है आपके? आंतरिक कौन दिख रहे हैं आपको? तो आप बोल सकते हो क्या कि कोण आई किसके बराबर होगा? कोण अल्फा प्लस डेल्टा। सही है? और थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहते हो तो इसको और काटो और बढ़िया से करते हैं, एम ओ सी, यही तो था। तो त्रिभुज एम ओ सी में उसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे आप? एंगल आई बराबर एंगल अल्फा प्लस एंगल डेल्टा, ठीक है? और यहां से एक लाइन लिख दोगे कि दोनों साइड में क्या लिया अपन ने? साइन, तो ये हो गया साइन आई बराबर, और यहां लिखने मैंने 10 लिख दिया था एक्चुअली। मैंने कहा था कि भाई कोण यहां पर क्या होते हैं आपके? सब बराबर होते हैं, थीटा साइन थीटा और टेन थीटा लगभग क्या होते हैं आपके? बराबर होते हैं। तो जहां साइन अल्फा था वहां मैंने जानबूझ के क्या लिख दिया? टेन अल्फा। जहां डेल्टा था वहां मैंने क्या लिख दिया? टेन डेल्टा, क्योंकि डेल्टा, टेन डेल्टा और साइन डेल्टा किरण प्रकाशिकी में लगभग मान क्या होंगे आपके? समान होंगे। बैठ गई मेरी बात? तो चाहो तो यहाँ पर लगभग समान लिख, ये वाला साइन कर सकते हो सर, ठीक है? चलो ये लिख दो भाई। इसी तरह से त्रिभुज तथा त्रिभुज, अब ये देखो ये जो आर दिख रहा है ना, आर, इसमें देखो एम सी आई में देखो त्रिभुज एम सी आई के अंदर ये दो आंतरिक कोण और ये कौन सा है? बहिष कोण। तो कोण डेल जो है वो किसका आएगा? कोण आर प्लस कोण बीटा, और यहां से कोण आर कितना आएगा? कोण आर बराबर होगा कोण डेल्टा माइनस कोण बीटा। अब वापस मैं यहां पर क्या ले रहा हूं? साइन, और यहां पर क्या ले रहा हूं मैं? टेन। तो वापस आ गया आपके पास साइन आर बराबर टेन डेल माइनस टेन बीटा। बैठ गया? अब आगे चलते हैं, इसी के बाद में अपन आगे सबसे पहले स्टार्ट करें। अब टॉपिक स्टार्ट होगा आपका। आप जानते हो स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि किसके नियम से बेटा? स्नेल के नियम से। क्या जानते हो स्नेल के नियम से? कि n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। यहां तक आगे समझ? फिर n1 साइन आई का मान कितना है? 10 अल्फा प्लस 10 डेल्टा, 10 अल्फा प्लस 10 डेल्टा। कलर इसीलिए ऐसा यूज किया कि वहां वैल्यू पुट करते समय आपको दिक्कत नहीं आए। हाँ, बराबर n2 साइन आर कितना है? 10 डेल्टा माइनस 10 बीटा। तो ये हो गया 10 डेल्टा माइनस 10 बीटा। याद है? आगे समझ में? अच्छा, अब 10 अल्फा कितना है? ये रहा। 10 बीटा कितना है? ये रहा। और 10 डेल्टा कितना है? ये रहा। तीनों लिख दो, लिख लो, तीनों लिख दो। ये आ गया n1
MP dash टेन upon अल्फा कितना है? एम पी डैश अपॉन ओ पी डैश, ये आ गया एम पी डैश अपॉन ओ पी डैश प्लस टेन डेल्टा, टेन डेल्टा कितना है? एम पी डैश अपॉन पी डैश सी, एम पी डैश अपॉन पी डैश सी बराबर एन टू टेन डेल्टा, MP dash टेन डेल्टा कितना? एम पी डैश अपॉन पी डैश सी, एम पी डैश अपॉन पी डैश सी माइनस टेन बीटा, टेन बीटा कितना है? एम पी डैश अपॉन पी डैश आई, तो ये आ गया एम पी डैश अपॉन पी डैश आई। बढ़ गया मेरी बात? अब देखो एम पी डैश पूरे में कॉमन कैंसिल हो जाएगा, ये एम पी डैश पूरे में कॉमन है, क्या हो जाएगा? यहाँ से एम पी डैश कॉमन और यहाँ से एम पी डैश कॉमन, वो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अर्जेंट है क्या? कुछ डाउट है क्या है? किसके पास नहीं है देना भाई। सेकंड का ना, सेकंड का चाहिए, फर्स्ट ऊपर रखी हुई है, ले लो ऊपर, यहाँ है, कल ही रखी है हमने, कल ली थी क्या आपने? कल पढ़ी है, फिर कल हमने रखी है, कल रखी थी ना? हाँ हिंदी मीडियम की, तो क्या हुआ? हाँ इधर देखो, आवाज नहीं, एमपी डैश यहाँ कॉमन लिया, इधर से भी एमपी डैश क्या लिया? कैंसिल कर दें क्या? हाँ या ना? और इस n1 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस n1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, करो n1 को मल्टीप्लाई अंदर, तो ये क्या आ जाएगा? n1 अपॉन ओ पी डैश प्लस n1 अपॉन पी डैश सी इक्वल टू n2 अपॉन पी डैश सी माइनस n2 अपॉन पी डैश आई। अब पहले की तरह पी डैश को अपन क्या मान लेंगे? पी पर, पी डैश को कहाँ मान लेंगे अपन? क्योंकि बहुत छोटे होते तो पी डैश को कहाँ मान सकते हो आप? पी पर मान सकते हो आप, ठीक है। अब नए पेज पे चलना पड़ेगा, ऑप्शन बचा नहीं, तो पी डैश को पी पर मानेंगे पर, ठीक है। अब देखो इधर साथ साथ में वैल्यू सोचनी है आपको, क्या आ गया? ओ पी, पी सी, पी सी, पी आई। अब बताओ ओ पी क्या दिख रहा है आपको? ओ से पी क्या दिख रहा है आपको? यू। लेकिन जब प्रकाश इधर गया तो ये दूरियां क्या लेंगे अपन? प्लस, और ये दूरियां, तो पी ओ दिख जाए, ओ मतलब क्या है? वस्तु। पी तो सब में कॉमन रहेगा, ओ दिखते मतलब क्या है? वस्तु, और वस्तु मतलब माइनस यू। सी वक्रता केंद्र का क्या आएगा? वक्रता त्रिज्या आ जाएगी, आर आ जाएगा। आई, आई क्या आ गया? प्रतिबिंब क्या आ जाएगा? वी। तो सबके मान रखवा दो बस एक बार। देखो पी डैश और पी पर मान लिया, पहली लाइन क्या आपकी? n1 अपॉन ओ पी, तो n1 अपॉन ओ पी प्लस n1 अपॉन पी सी बराबर n1 अपॉन पी सी माइनस n2 अपॉन पी आई, n2 अपॉन पी सी माइनस n2 अपॉन पी आई। ये आ गया। अब सबके मान बता दो। n1 अपॉन ओ पी क्या है? माइनस यू प्लस n1 अपॉन आर बराबर n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन वी। यही था कंप्लीट। अब ऐसा करो, u और v को एक साइड में और r को एक साइड में करो भाई। तो ये तो इधर गया और ये इधर गया, तो कितना आएगा आंसर? n2 अपॉन वी, ये तो प्लस में आ गया, माइनस n1 अपॉन यू इक्वल्स टू n2 अपॉन माइनस n1 अपॉन आर। ठीक है, एक बटा कॉमन ले ले, तो आगे आपके पास आंसर n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, और ये क्या आ गया आपका आंसर? n2 माइनस n1।
समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? प्रैक्टिस अपन ने बहुत कर रखी है इसकी ऑलरेडी, है ना? आज तो रिवीजन डे था पूरा एक तरह से, ठीक है? पोज कर दो।